अच्छा, डेटा के बारे में थोड़ा गाइड कर दें। चलो भाई, डेटा सेट के बारे में ही हम बात करना शुरू करेंगे। हमारे पास एक कैरेक्टर है भाई जिनका नाम है मंजू भाई। और मंजू भाई जो हैं वो सपोजिटली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सेल करते हैं। और क्या गैजेट्स होते हैं इनके पास? इनके पास होते हैं चार्जर, इनके पास होते हैं स्मार्ट वॉचेस, और इनके पास होते हैं हमारे हेडफोन्स। ठीक है, तो ये इनका बिज़नेस है पैन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अराउंड 20 सिटीज़ में इनके शोरूम्स हैं और अराउंड 15 प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं। तो ऑनलाइन भी सेल करते हैं और ऑन साइट भी सेल करते हैं। ठीक है, और इनके कुछ पेमेंट मेथड्स हैं। ये बैंक में पैसे रिसीव करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी होता है, और इन स्टोर सेल होती है। तो अच्छा, आवाज़ में एको आ रहा है तो सबको ही आ रहा है या सिर्फ एक कोलिग को आ रहा है? चलो, अच्छा अच्छा, अरे भाई भाई, थोड़ा सा हौसला, कंट्रोल उदय, कंट्रोल कर लेते हैं, वॉइस की भी सेटिंग करते हैं, थोड़ा सा हौसला रखो। अब अब पूछ लो सर। देखो अब बेहतर हुआ। अब ऑडियो बेहतर हो गया भाई, बताना पड़ेगा यार थोड़ा सा। रेडी के लिए। अली हसन, थैंक यू फॉर टाइमली फीडबैक। ओके सर, ले चलिए। चलो ओके भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, बात हो रही थी कि मंजू भाई पेमेंट मेथड्स क्या यूज़ करते हैं। तो मंजू भाई बैंक ट्रांसफ़र रिसीव करते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर्स पे कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, और जो शॉप में जाके सेल्स होती हैं उनकी कैश पेमेंट भी होती हैं। और जो ऑनलाइन पेमेंट होती है उसके दो मॉड्यूल्स होते हैं, या तो बैंक ट्रांसफ़र अकाउंट नंबर लेके या कार्ड स्वैप करके। ठीक है, तो थोड़ा सा मेटा डेटा देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बात करते हैं मेटा डेटा से पहले। हम डेटा को होस्ट कर रहे हैं एक जगह पे। ठीक है, उस जगह के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि आप डेटा एनालिटिक्स सीख रहे हैं तो फ्यूचर में ये प्लेटफॉर्म आपके बहुत काम आने वाला है। ये कैगल है, और कैगल एक सोशल मीडिया नेटवर्क है डेटा प्रोफेशनल्स का। इस पे कोई भी डेटा प्रोफेशनल किसी भी किस्म के डेटा पे काम कर रहा हो, कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहा हो, और यहाँ पे लैंग्वेज से मेरा मतलब उर्दू, इंग्लिश, सिंधी, सराइकी नहीं है। इधर लैंग्वेज से मेरा मतलब है पाइथन, आर या कोई भी लैंग्वेज। ठीक है, वो सब लोग इधर अपना काम शेयर करते हैं। और जो भी काम इधर पब्लिक हो, जिस तरह हम यूँ समझो कि फेसबुक पे, इंस्टा पे पोस्ट करते हैं ना, इधर लोग अपने डेटा सेट, अपनी वर्कबुक्स पोस्ट करते हैं। तो एक डेटा सेट है, उसको हम देखते हैं। अच्छा, अब देखो, डेटा कार्ड। भाई डेटा कार्ड और अबाउट डेटा सेट, डेटा के बारे में जो मालूमात होती है वो कहलाती है मेटा डेटा। ठीक है, तो कोई भी डेटा, जिस तरह किसी भी जंग में जाने से पहले हथियार रेडी किए जाते हैं ना, इसी तरह एनालिटिक्स से पहले डेटा रेडी किया जाता है, और डेटा को रेडी करने से भी पहले डेटा डिक्शनरी और मेटा डेटा देखा जाता है। ठीक है, तो डेटा डिक्शनरी देखते हैं। अच्छा भाई, मेटा डेटा क्या है हमारा? कि हमारा डेटा जो है वो 2023 से लेके 2025 तक की सेल्स, मतलब 3 साल का सेल्स का डेटा है, और मंथली डेटा है। ठीक है, और SKU मतलब यूनिक आइडेंटिफायर है एक प्रोडक्ट का, जो कि 1 से लेके 20 तक हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास चैनल्स हैं, ऑनलाइन और इन स्टोर, जिसकी हमने बात की थी। सिटीज़ हैं, तो मंजू भाई पाकिस्तान के तकरीबन 20 सिटीज़ में काम करते हैं। पेमेंट मेथड्स, रिटर्न फ्लैग। अच्छा, रिटर्न फ्लैग जो है ना, इसका मतलब ये है भाई कि एक सेल हुई और उसके बाद वो रिटर्न हो गई। ठीक है, प्रोडक्ट डिफेक्टेड था या कोई भी वजह थी, तो प्रोडक्ट हमारा रिटर्न हो गया। इवेंट फ्लैग, इवेंट का मतलब ये है कि कोई ईद की सेल्स थी, कोई न्यू ईयर सेल थी,
या कोई स्पेसिफिक इवेंट था, डिस्काउंट चल रहा था, आज़ादी सेल होती है जिस तरह, तो इस तरह का कोई इवेंट था, ठीक है। और डिलीवरी चार्जेस का मतलब ये है कि जो ऑनलाइन सेल्स में डिस्पैच होता है उसके चार्जेस कस्टमर से रिकवर किए जाते हैं। तो ये था हमारा मेटा डेटा, और मेरे ख्याल में हमने डेटा पे इनफ बात कर ली है। इसके अलावा हाँ एक चीज़ और कि देखो भाई ये डेटा सेट है सिंथेटिक, ठीक है, ये सब डेटा जो है ना वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया हुआ है। और क्लास रुक गई है क्या भाई? ऑडियो वीडियो नहीं आ रही? जी स्टूडेंट्स कंफर्म कीजिएगा कि ऑडियो और वीडियो आ रही है कि नहीं। चलो ठीक है भाई, सब ओके, तो फिर हम चलते हैं। और ये हमारे डेटा का पब्लिक व्यू है कि हमारा डेटा सेट कितने लोगों ने देखा, कितनों ने डाउनलोड किया, और कुछ कमेंट्स किए, या डेटा में किन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन हासिल किया और डेटा का इंट्रोडक्शन हासिल किया। तो अब डायरेक्टली जंप इन करते हैं एनालिटिक्स पे। और एनालिटिक्स से पहले हमने बात की कि डेटा की क्लीनिंग करनी होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आते हैं भाई डेटा सेट पे, और हमारा डेटा सेट जो है अच्छा देखो डेटा CSV फॉर्मेट में है, सही है। CSV क्या होता है भाई? CSV होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। और कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में क्यों रखा जाता है डेटा को? इसलिए रखा जाता है क्योंकि एक्सेल की लिमिटेशन होती है कुछ। वो लिमिट क्या होती है हम चेक करते हैं। देखो एक्सेल में 1 मिलियन रोज़ होती हैं, तो अगर हमारा डेटा 1 मिलियन रोज़ से अगर हमारा डेटा 1 मिलियन रोज़ से ज़्यादा है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो फिर हमें एक्सेल के अलावा कोई टूल यूज़ करना पड़ेगा ना, यकीनन, ठीक है। तो वो टूल अब हमारे पास है पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये देखो ये डेटा मैंने एक्सेल पे खोलने की अटेम्प्ट की है, तो मेरे पास दिस डेटा सेट इज़ टू लार्ज फॉर द एक्सेल ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? रोज़ एंड कॉलम्स, ठीक है। एक्सेल में रोज़ थोड़ी हैं और मेरे डेटा सेट में रोज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अब इसका वेआउट क्या है? अगर इसको मैं एक्सेल पे खोलूँगा, ये देखो 1 मिलियन के बाद कुछ भी नहीं आ रहा। तो हमारी लिमिटेशन को माइक्रोसॉफ्ट ने ख़त्म किया और एक टूल दे दिया जो कि है पावर क्वेरी, ठीक है। अब पावर क्वेरी क्या है कि हमारे पास पावर BI है। सुबह मैंने मैसेज किया था कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से लेना है पावर BI। उसकी वजह यह है, देखें अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं तो भी 99.9% चांसेस हैं कि वो बेहतरीन इंस्टॉल हो जाएगा और पूरी फंक्शनैलिटी के साथ वर्क करेगा। लेकिन 0.1% चांस होता है फिर भी कि वो हमारी विंडोज़ के साथ इंटीग्रेट ना हो। इसकी वजह यह है भाई कि विंडोज़ हम यूजुअली बाय नहीं करते, अदर चैनल से यूज़ करते हैं, तो हमारी विंडोज़ में कुछ रजिस्ट्रीज़ क्रिएटेड नहीं होती। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स या कोई भी प्रोडक्ट इंटीग्रेट होने में मसला कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर क्योंकि हमारी विंडोज़ के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, तो वहाँ से जो भी चीज़ लेंगे वो हमारी अनरजिस्टर्ड विंडो पे भी मसला नहीं करेगी, ठीक है। तो पावर BI शुरू करते हैं। पावर BI का इंटरफेस पे थोड़ी सी बात करेंगे।
अच्छा यार देखो, रिकॉर्डिंग पे ना बात करेंगे, और रिकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि डिसाइडेड है कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। अभी ये अंडर डिस्कशन है, आप लोगों को मैसेजेस पे भी बताया है और अभी भी मोस्ट हम्बली बता रहा हूँ, अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि रिकॉर्डिंग नहीं देनी। ठीक है ना, मे भी मिल जाए, मे भी नहीं मिले। ठीक है, दोनों चांसेस हैं। तो फिलहाल हम फोकस करते हैं क्लास पे, और क्योंकि आप लोग तो मौजूद हो ना, तो advance portion of the screen share up the अच्छा भाई, अब स्क्रीन शो हो रही है आपको? पहले स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। हाँ भाई दोस्तों, स्क्रीन शेयर हो रही है अभी आपके साथ? अच्छा भाई, आवाज़ अब आने लगी है आपको? और वीडियो भी आ रही है? चलो बेस्ट है भाई, बेस्ट है। अच्छा, रिपीटेशन की रिक्वेस्ट आ रही है तो यार देखो, लैगिंग का तो अब कुछ भी नहीं हो सकता भाई। रिपीटेशन की रिक्वेस्ट आ रही है आपकी, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। अच्छा, एक सोशल मीडिया नेटवर्क है भाई जिसका नाम है कैगल, और कैगल जो है ये सोशल मीडिया नेटवर्क फॉर डेटा प्रोफेशनल्स। तो जो डेटा साइंस के, डेटा एनालिस्ट के, और इसके अलावा प्रोग्रामर डेटा के, मशीन लर्निंग के, वो सब लोग यहाँ पे अपना काम शेयर करते हैं। और उनका काम दो तरह के होते हैं, एक डेटा सेट क्रिएट करना, एक नोटबुक क्रिएट करना। और हमने एक डेटा सेट क्रिएट किया है। जो हमारे पास कैरेक्टर हैं वो हैं मंजू भाई, और मंजू भाई जो हैं वो मोबाइल के गैजेट्स का काम करते हैं, और स्मार्ट वॉचेस होती हैं इनके पास, चार्जर्स होते हैं और हैंड फ्री होते हैं। तो अच्छा, अब क्या होता है कि मंजू भाई जो हैं वो पैन पाकिस्तान काम करते हैं। अब इनके पास 20 प्रोडक्ट्स हैं और तकरीबन 15 सिटीज़ में ये काम करते हैं। ठीक है, तो इनकी सेल्स का डाटा है हमारे पास। हम देख लेते हैं डेटा में, हमारे पास डेट्स हैं। अच्छा, प्रोडक्ट की यूनिक आईडीज़ हैं और
चैनल का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ इन स्टोर सेल्स होती हैं, कुछ ऑनलाइन सेल्स होती हैं। सिटीज़ के किस सिटी में सेल होती है, ठीक है, पेमेंट मेथड क्या है, कैश का है या देखो अगर स्टोर में सेल हो रही है तो कैश, और अगर ऑनलाइन सेल है तो कैश ऑन डिलीवरी, बैंक ट्रांसफ़र, ये ऑप्शंस हो सकते हैं। रिटर्न फ्लैग का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है या नहीं हुआ। इवेंट फ्लैग का मतलब है कि कोई सेल इंट्रोड्यूस कराई हुई थी। यार ऑडियो मेरे पास तो रिफ्लेक्ट हो रहा है भाई, आपके पास अभी ऑडियो नहीं आ रही, तो मे बी ये आपके पास का इशू हो। जी जी बेटा माइक यूज़ हो रहा है, ये माइक रखा हुआ है। अच्छा यार देखो थोड़े से इश्यूज होंगे भाई, इन इश्यूज़ को काइंडली टॉलरेट करें, ये टेक्निकल लिमिटेशंस हैं। आवाज़ अगर आपको आ रही है और स्क्रीन भी आ रही है तो मेरे ख्याल में इनफ है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, डिलीवरी चार्जेस का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन डिलीवर हुए हैं उसके चार्जेस कस्टमर से रिकवर किए गए हैं। तो ये था डेटा के बारे में। अच्छा, मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा जो है वो डेटा सेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, डेटा सेट किन्होंने क्रिएट किया है और डेटा सेट की टेम्पोरल कवरेज क्या है। टेम्पोरल कवरेज मतलब कि कैलेंडर में कहाँ से कहाँ तक का है डेटा सेट, और जियो स्पेटियल का मतलब ये है कि लैंड एरिया कहाँ का कवर कर रहा है। अच्छा, प्रोवेनेंस क्या है कि डेटा कलेक्ट किस तरह हुआ है। तो हमारा डेटा है सिंथेटिक डेटा और ये एआई से जनरेट हुआ है, ये डेटा ओरिजिनल नहीं है। ठीक है भाई, ये डेटा पे एक्टिविटी है कि क्या पब्लिक एक्टिविटी हुई है। तो अब हम चलते हैं पावर बीआई पे। देखो पावर बीआई पे आपने पावर बीआई ओपन किया, आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट एक ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट करनी है। ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट करोगे तो अब जो आपके पास विंडो आ रही है ये आपका प्लेग्राउंड है। पावर बीआई में दो पार्ट्स होते हैं जैसे हमने बात की, एक डेटा क्लीनिंग के लिए या डेटा प्रिपरेशन के लिए जिसे हम पावर क्वेरी कहते हैं, और एक डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो पावर बीआई इटसेल्फ है। तो देखो ये हमारे पास जो पेज आ रहा है ना, ये है रिपोर्ट व्यू, ठीक है भाई। और ये हमारे पास है रिबन, सही है। रिबन में हमारे पास होते हैं टैब्स, ठीक है, और रिबन के ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार में हमारे पावर बीआई का जो हमारा डैशबोर्ड है उसका नाम आ रहा होता है। फिर जो हमारा रिपोर्ट व्यू होता है वो हमारी रिपोर्ट्स पावर बीआई में पेजिनेटेड हो सकती हैं। पेजिनेटेड का मतलब ये है कि हम मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कुछ पेन्स होते हैं। पेन्स में देखो एक हमारे पास है फ़िल्टर पेन, एक है बिल्ड पेन, और इसके बाद हमारे पास डेटा पेन है। एक फॉर्मेटिंग का भी होता है, ये फॉर्मेट पेन, ठीक है। ये चार पेन्स हम यूज़ करेंगे। तो अब कुछ भी विजुअल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें वो डेटा चाहिए ना जिसकी बेस पे हम विजुअल बनाएंगे। तो गेट डेटा पे आते हैं और डेटा लेते हैं। अब देखो पावर बीआई इतना पावरफुल टूल है कि ये मोर देन 120 डेटा सोर्सेज को सपोर्ट करता है, ठीक है। इनमें से हमने जिन पे काम किया हुआ होता है वो एक्सेल होता है, CSV, XML भी थोड़ा ही होता है, जेसन पे बहुत काम किया हुआ होता है, फोल्डर होता है, और पार्के पे होता है काम किया हुआ। लेकिन इसके अलावा देखो SQL के डेटाबेसेस, IBM, टेराडाटा, एम्पाला, गूगल बिगक्वेरी, वर्टिका, एट-स्केल मॉडल्स, एज्योर, SQL, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, गूगल एनालिटिक्स, लिंक्डइन नेविगेटर। देखो तकरीबन हर बड़ा कनेक्टर जो है ना वो पावर बीआई में मौजूद है, ठीक है भाई। तो हमारा डेटा है CSV फॉर्मेट में,
ये वो फाइल है जो हमने इंपोर्ट करनी है पावर बीआई में, ठीक है। तो इसकी एक्सटेंशन देखो आगे CSV लिखा हुआ है। तो अब हम टेक्स्ट और CSV को सिलेक्ट करके कनेक्ट पे आते हैं। कनेक्ट पे मैंने लिंक पेस्ट किया डेटा सेट का, तो मेरा डेटा देखो, एक मुझे व्यू पॉपअप दिया है। व्यू पॉपअप क्या है कि मेरा डेटा व्यू हो रहा है कि मैं देखूं कि इसमें है क्या क्या, ठीक है। देखो मेरे पास डेट है, SKU है, चैनल, सिटी, पेमेंट मेथड, रिटर्न फ्लैग, इवेंट फ्लैग, डिलीवरी चार्जेस, तो तकरीबन सभी कॉलम्स हैं मेरे पास, है ना। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि देखो लाहौर कैप्स में लिखा हुआ है इधर, ये वाला सेल देखो, और कराची का के कैपिटल नहीं है। तो मेरे डाटा में कुछ इश्यूज़ हैं। मुल्तान जो है देखो, ये कराची के 3 डिजिट कैप में है, तो मुझे डाटा पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। तो मैं डाटा को डायरेक्ट लोड करने से पहले ट्रांसफॉर्मेशन में लेके जाऊंगा। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो बेसिकली पावर क्वेरी है। अब देखो इधर टाइटल बार में क्या आ रहा है हमारे पास, पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। आपके पास पावर क्वेरी एडिटर में भी इस तरह का आ रहा होगा, बिल्कुल इस तरह, ठीक है। तो सबसे पहले भाई हम अपने डेटा की क्वालिटी चेक करते हैं। क्वालिटी चेक करना क्या होता है कि देखो जैसे कोई पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, तो आप डॉक्टर के पास कोई भी मसला लेके चले जाओ, डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले स्टेथोस्कोप लगाएगा, हार्ट बीट देखेगा, पल्स देखेगा, है ना, ये चीज़ें चेक करेगा। और यही काम हम अपने डेटा पे करते हैं। तो डेटा की क्वालिटी चेक कैसे करेंगे हम, कि हमारे डेटा में सबसे पहले हम ले लेंगे कॉलम प्रोफाइल। अब देखो मेरे कॉलम की स्टैटिस्टिक्स आ रही हैं, ठीक है, और जिस कॉलम को भी सिलेक्ट करूंगा उसके स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूं कि कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम का डिस्ट्रीब्यूशन ये देखो, एक नया बार आ गया, ठीक है, और इस बार में हमारे पास एक काउंट भी आ रहा है। वो काउंट क्या है कि 336 डिस्टिंक्ट वैल्यू और 60 यूनिक, 20 डिस्टिंक्ट और 0 यूनिक, ठीक है। तो अब डिस्टिंक्ट और यूनिक में क्या फ़र्क है भाई? यूनिक का मतलब ये है कि वो वैल्यू जो सिर्फ वंस आ रही हो, ठीक है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक अपने पास लफ्ज़ नोट कर लो, वो लफ्ज़ है प्राइमरी की। प्राइमरी की वो होती है, वो कॉलम होता है डाटा का जिसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती, ठीक है। मिसाल के तौर पे कि हमारी जो चेकबुक होती है बैंक की, उसमें जो हमारा चेक नंबर होता है वो यूनिक होता है, ठीक है, दैट इज़ अ प्राइमरी की। और इसके अलावा सीरियल नंबर रिपीट नहीं हो रहा होता। अच्छा, अब देखो डिस्टिंक्ट क्या है फिर, अगर यूनिक, अरे देखने में नहीं आ रहा भाई, देखने में क्यों नहीं आ रहा, स्क्रीन तो शेयर हो रही है आपके साथ। इसलिए ज़्यादा जूम करो। नहीं, ये जूम इन नहीं होगा। चलो यार, अगर ब्लर है तो भाई मैं बस अपोलोजाइज कर सकता हूँ आपसे। यार वर्बल तो समझ आ रहा होगा ना, ऑडियो भी नहीं आ रही क्या? अच्छा, ऑडियो क्लियर है, वीडियो में इशू आ रहा है। तो देखो यार, अगर वीडियो में इशू आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये स्ट्रीमिंग का इशू नहीं है, ये बैंडविड्थ का इशू है, ठीक है।
तो रिजॉल्व अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड। जिनका नेट स्लो है जी उनका है, हाँ उनका इशू है। अच्छा वापस आते हैं भाई डेटा पे। अब देखो सिटी के कॉलम में हमने चेक किया था कि हमारे पास 20 सिटीज़ हैं। तो भाई 20 सिटीज़ में 98 यूनिक कैसे हो गए यार, ये क्या बात हो गई? आप बोले अच्छा ऑडियो का इशू है भाई अभी भी या रिजॉल्व हो गया? अभी कुछ अच्छा स्क्रीन भी चेक करो, अभी बेहतर हुई है? यस ये छोटा मतलब लेना आ रहा हूँ इतनी डर नहीं आ रहा है पूरा जूम अच्छा इसमें जूम इन नहीं होता? नहीं हो सकता जूम इन एक्सेल में होगा या पावर बीआई में जाके होगा? मैंने बैठ मतलब वहाँ से क्यों कौन सा छोटा नजर आ रहा है। अच्छा यार देखो आज तो हमारा काम भाई ज़्यादा करके पावर क्वेरी पे ही होगा, तो ये आपको बेयर करना पड़ेगा यार। चलो रिकॉर्डिंग शेयर करने की सेटिंग बन सकती है, इस पे बात कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी के साथ ही प्रोसीड करना होगा हमें। अच्छा उसके बाद हम देख रहे थे भाई, हमने कॉलम की क्वालिटी ऐड की। अब देखो कॉलम की क्वालिटी ऐड करने से आपके पास वैलिडिटी शो हो गई कि कितना परसेंट वैल्यूज़ जो हैं वो एरर है, एम्प्टी है या वैलिड है। ठीक है, तो देखो 100% वैल्यूज़ जो हैं वो वैलिड हैं, एरर कोई नहीं है। लेकिन यार ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि सिटीज़ में अगर सब कुछ वैलिड है तो फिर 98 यूनिक वैल्यूज़ क्यों हैं? हमारा मेटा डेटा जो था वो तो हमें बता रहा था कि टोटल 20 सिटीज़ हैं। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि इस कॉलम पे हमें काम करना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ काम करने से पहले, वो ये है कि देखो डेटा हमने इंपोर्ट किया तो ये अप्लाइड स्टेप्स देखो। अप्लाइड स्टेप्स क्या हैं कि हमारे पास जो भी स्टेप्स हमने किए हैं वो कैप्चर हो रहे हैं। सबसे पहले डेटा सोर्स सेलेक्ट की थी, ठीक है। प्रोमोटेड हेडर्स, प्रोमोटेड हेडर्स क्या हैं? देखो जो डेटा हम लाए थे, अब एक्सेल में तो जो हमारी रो नंबर 1 थी देखो वो हेडिंग थी, लेकिन पावर बीआई को तो हमने नहीं बताया था ना। तो ये पावर बीआई की खुद की इंटेलिजेंस है कि उसने हमारी पहली रो को प्रमोट किया और हेडर्स बना दिया उसको, ठीक है। और थर्ड में क्या है? थर्ड में डेटा के टाइप्स, ये सिंबल देख रहे हो, ये देखो अब हमारा डेटा किस टाइप का है? डेसिमल है, फिक्स डेसिमल है, करेंसी है, होल नंबर है, परसेंटेज है, डेट कॉलम, डेट टाइप है, टाइम है, टाइम जोन है, ड्यूरेशन, टेक्स्ट, बाइनरी, ट्रू फॉल्स। क्या है हमारा डेटा? वो पावर क्वेरी ने खुद रीड किया है और इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। तो SKU देखो, SKU सारा हमारा टेक्स्ट है, ABC हो गया, ठीक है। चैनल में सब कुछ टेक्स्ट है, ये भी ABC हो गया। सिटी में भी टेक्स्ट है, पेमेंट मेथड भी, रिटर्न फ्लैग हमारे पास न्यूमेरिकल है, इवेंट फ्लैग भी न्यूमेरिकल है हमारे पास, ठीक है। और डिलीवरी चार्जेस भी न्यूमेरिकल हैं। अब हमने कुछ चीज़ें देखो, एक चीज़ और कि हमेशा वाइट स्पेसेस को अनेबल रखना, ठीक है। वाइट स्पेसेस आपको दिखाएंगी कि आपके डेटा में स्पेस तो नहीं है। ये देखो अब मेरे पास वाइट स्पेसेस डिसेबल हुए हैं, तो
ये देखो ये कॉलम बिल्कुल अलाइंड दिख रहा है ना, लेकिन मुझे पता है कि इसमें वाइट स्पेसेस हैं, डेटा की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। तो जब मैं शो वाइट स्पेस करता हूँ तो देखो, अब ये देखो वाइट स्पेसेस आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। अच्छा, मोनोस्पेस क्या होता है भाई? मोनोस्पेस से ही इसका फॉन्ट चेंज होके टाइपराइटर फॉन्ट में चला जाएगा बस, और मोनोस्पेस से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो हम वापस आते हैं होम पे और हम थे सिटी के कॉलम पे। अब देखो लेफ़्ट से मेन्यू अगर चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास डेटा की टाइप का पैन ओपन हो रहा है, ठीक है। और अगर राइट से हम देख रहे हैं तो हमारे पास के डेटा के कंटेंट्स क्या हैं, सही है। अब देखो बहावलपुर एक सिटी है, फैसलाबाद, गुजरांवाला, झंग, कराची, लाहौर, ठीक है। लेकिन ये देखो अब ये कराची किस तरह लिखा हुआ है, तो कराची तो एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए ना यार। इसको किस तरह से हम सेट करेंगे? इसको हम सेट करेंगे कि हमने कॉलम सेलेक्ट किया और ट्रांसफॉर्म पे आ गए, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमने डेटा की टाइप देखी कि डेटा की टाइप हम इधर से भी हर कॉलम को इंडिविजुअली भी देख सकते हैं, और उसके बाद हम वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, पिवट कर सकते हैं, अनपिवट कर सकते हैं। अब इधर देखो फॉर्मेट, टेक्स्ट डेटा है क्योंकि हमारे पास, तो हम फॉर्मेट पे आके और अगर सब को लोअर केस कर देते हैं, ठीक है। अब देखो सारे जो यूनिक मेरे पास 96 आ रहे थे वो सिर्फ 26 रह गए। अच्छा, सिर्फ लोअर केस नहीं, इसको अपर केस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट पे रखते हैं, कैपिटलाइज ईच वर्ड पे। कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्या होगा कि हमारा वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटलाइज रहेगा, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास वाइट स्पेसेस हैं तो वाइट स्पेसेस को हम ट्रिम करते हैं, ठीक है। जब वाइट स्पेसेस को हमने ट्रिम कर दिया, अब देखो इस डेटा की क्वालिटी, डिस्टिंक्ट काउंट कितना रह गया? 20, और यूनिक काउंट 0, ठीक है। ये डेटा था हमारा इस तरह, सही है। इसमें 156 डिस्टिंक्ट थे और 98 यूनिक थे। 98 नाम ऐसे थे जो ओनली वंस आ रहे थे, और 156 नाम ऐसे थे जो बार बार आ रहे थे, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितने शहर थे टोटल? 20। तो इसका मतलब है ये कॉलम हमारा बड़ा डर्टी था, इसको हमें क्लीनिंग परफॉर्म करनी पड़ी, ठीक है भाई। तो अब देखो कि इसमें हम अंडू किस तरह करते हैं। अंडू करने के लिए सिर्फ हम उस स्टेप को काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने कैपिटलाइज ईच वर्ड किया था ना, इसके साथ प्रोसीड करना है, तो अब लोअर केस की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये स्टेप इस पे रहे, तो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत गौर से देखने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आप ऐसा स्टेप डिलीट कर रहे हों कि जिस स्टेप की बेस पे आपने आगे कुछ बिल्ड किया हो, तो आगे की सारी फंक्शनिंग नील हो जाएगी, ठीक है भाई। तो इस मैसेज को ज़रूर पढ़ लेना। अब हमारे पास लोअर केस के बाद जो भी हमने फंक्शनिंग अप्लाई की है, अपर केस और कैपिटलाइजेशन और ट्रिमिंग, वो इंडिपेंडेंट एक्शंस हैं, तो इसलिए हमें इसको डिलीट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम डिलीट कर देते हैं। अच्छा, डिलीट करने के बाद फिर अपर केस था, अपर केस को भी डिलीट करते हैं। तो अब हमारे पास था कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज करने के बाद हमने ट्रिम किया था, तो ट्रिम करने के बाद देखो 20 डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये वही सिटीज़ आ गए जो हमारे पास मेटा डेटा में लिखा हुआ था। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अब देखो
इसमें हमारे पास 100% वैल्यूज़ पहले भी वैलिड थी, एरर कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन ये हमारा अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होता है जो हमें बताता है कि यार मेटा डेटा कुछ और कहानी बता रहा है और एक्चुअल डेटा कुछ और कहानी बता रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल डेटा को हमेशा मेटा डेटा से रिकंसाइल करना है प्रोसीड करने से पहले, वरना देखो विजुअलाइजेशन का, डेटा स्टोरी टेलिंग का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? डिसीजन को इनेबल करना। तो जब तुम्हारा वो इनेबलमेंट का टूल डर्टी डेटा पे बेस कर रहा है, तो भाई जो एक कॉन्सेप्ट है ना गीगो का, गार्बेज इन गार्बेज आउट, वही तुम्हारे डिसीजन का फ्यूल भी गार्बेज था और डिसीजन भी गार्बेज होगा, ठीक है। इसलिए मेटा डेटा ने जब हमें बताया था कि 20 सिटीज़ हैं तो हमें अपने डेटा को क्लीन करना है, सही है। अच्छा, पेमेंट मेथड में भी वाइट स्पेसेस हैं, तो पेमेंट मेथड को भी ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, अभी भी 24 डिस्टिंक्ट और 1 यूनिक आ रहा है इसमें, तो इसको भी केस स्टैंडर्डाइज करते हैं, लोअर केस कर देते हैं सारे को। देखो लोअर केस किया तो अब मेरे पास 4 डिस्टिंक्ट आ गए। 4 डिस्टिंक्ट पेमेंट मेथड्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो देखो कैश है, कार्ड है, COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी है, और बैंक ट्रांसफ़र है, ठीक है। अच्छा, रिटर्न फ्लैग में मेरे पास 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, मतलब या तो वो सेल होके और रिटर्न नहीं हुई होगी या सेल्स होके रिटर्न हुआ होगा प्रोडक्ट, तो ये 2 वैल्यूज़ ही बनती हैं। इवेंट भी या तो सेल या तो कोई प्रमोशनल एक्टिविटी होगी, डिस्काउंट इवेंट चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा। अच्छा, डिलीवरी चार्जेस ऑनलाइन सेल के होंगे, उसके अलावा नहीं होंगे। तो डेटा की क्वालिटी मैंने तकरीबन कंट्रोल कर ली है, ठीक है। अब हम करते हैं एक और काम कि हम एक डेटा सेट और ऐड करते हैं न्यू सोर्स पे आकर और CSV, ठीक है। देखो यार, इधर से मुझे SKU का नाम पता चल रहा है, ये प्रोडक्ट क्या है। हमने शुरू में बात की थी ना कि मंजू भाई जो हैं वो स्मार्ट वॉचेस सेल करते हैं और हेडफोन्स सेल करते हैं, ठीक है, चार्जर्स सेल करते हैं। तो कौन सा प्रोडक्ट क्या है? और भाई अगर सेल्स का डेटा है, प्राइसेस किधर हैं? तो हमारे पास प्रोडक्ट्स के नेम भी नहीं है, प्राइसेस भी नहीं है, तो क्या क्या कर रहे हैं हम? कौन सा एनालिसिस होगा इस पे? कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम एक और डेटा सेट इंपोर्ट करते हैं जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन है। अब देखो, ये हमारे पास हैं टेबल्स, एक हमारे पास है सेल्स का टेबल और दूसरा टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं वो है SKU की डिटेल्स का टेबल। ठीक है भाई, इसमें हमारे पास देखो SKU के नंबर आ रहे हैं, नेम्स भी आ रहे हैं, प्राइस का कॉलम भी है और कुछ वैल्यूज़ कॉलम से आउट भी आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि कोटेशन मार्क डाला हुआ है, देखो। अच्छा, अब देखो ये टोटल 20 रोज़ है ना, 20 रोज़ इस तरह हैं कि बल्कि 19 रोज़ हैं। देखो, बेस्ड ऑन फर्स्ट 200 रोज़ कि मुझे डेटा की 200 रोज़ डिस्प्ले हो रही हैं, लेकिन 200 तो नहीं है ना, मेरे पास 19 रोज़ हैं, ठीक है। तो अगर मेरा डेटा सेट बहुत छोटा है, बहुत छोटा, जैसे 20 रोज़ हैं टोटल, इस तरह के डेटा को मैंने क्लीन करना है, तो मेरे पास सबसे आसान तरीका है कि मैं नोटपैड में जाके क्लीन कर लूँ। ठीक है भाई, मैं नोटपैड पे आता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये देखो इधर मेरे पास कोटेशन मार्क्स डले हुए हैं। कोटेशन मार्क्स को मैंने बैक स्पेस किया, सेव करके क्लोज कर दिया। ठीक है, इधर से कैंसिल किया और दोबारा इंपोर्ट कर लिया। SKU डिटेल्स का टेबल, अच्छा अभी भी सेम एरर आ रहा है इसमें, इसका मतलब है कि एक कॉमा भी एक्स्ट्रा डला हुआ है इसमें, तो हमें एक कॉमा भी एलिमिनेट करना है।
ये देखो 10,000 को हमारे पास करेंसी फॉर्मेट में, अकाउंटिंग फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसलिए इधर से, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ कॉमा की बेस पे सेपरेट होती हैं ग्रिड में, इसलिए ये कॉमा हमें तंग कर रहा था। ठीक है भाई, कॉमा को बैक स्पेस कर दिया और सेव कर दिया। न्यू सोर्स टेक्स्ट CSV, और देखो अब हमारे पास एक टेबल क्लीन आ गया। ठीक है, ये ओके है बिल्कुल। इसको भी लाते हैं अपने मॉडल में। अच्छा, अब देखें, जो मेरे पास सेल्स का टेबल है उसमें SKU नंबर है, मेरे पास यूनिक आईडी है SKU की। ठीक है, और देन मेरे पास SKU डिटेल्स का टेबल है। SKU डिटेल्स के टेबल में मेरे पास SKU का नंबर तो है, लेकिन उस नंबर में एक सेपरेटर आया हुआ है ना, डैश लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं डैश को रिमूव कर दूं इधर से, तो फिर जिस चीज़ को हम एक्सेल में वी लुकअप करते हैं वो काम हो सकता है ना। ठीक है, तो हम दोबारा आते हैं ट्रांसफॉर्म टैब में, और ट्रांसफॉर्म टैब में हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन होगा कहीं पे, रिप्लेस वैल्यूज़। ठीक है, कॉलम हमने पहले ही सेलेक्ट किया हुआ है, वैल्यू टू फाइंड है हमारे पास अंडरस्कोर, और रिप्लेस विद नथिंग, इसको ओके कराते हैं। ठीक है, कॉलम 2 पे आते हैं। कॉलम 2 में हमारे पास सब सही है, वाइट स्पेसेस लग रही हैं शुरू में, इन वाइट स्पेसेस को ट्रिम कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, SKU प्राइस। अब देखो प्राइस में मेरे पास PKR लिखा हुआ है। ठीक है, करेंसी लिखी हुई है, तो नथिंग रॉन्ग विद करेंसी, ऐसा ही है। लेकिन भाई एवरीथिंग इज़ रॉन्ग विद करेंसी। क्यों? क्योंकि इस PKR की वजह से मेरी डाटा टाइप देखो क्या हुआ है, ABC। वो डाटा जो अदरवाइज न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए वो टेक्स्ट डाटा हुआ है। ठीक है, तो इस कॉलम को सिलेक्ट करके दोबारा हम रिप्लेस पे आते हैं और PKR को रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस विद नथिंग। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब क्यों ABC हुआ है भाई? अब तो इसको नंबर होना चाहिए, नंबर हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये बाहर देख रहे हो कॉलम का नाम, इधर हेडर्स प्रमोट क्यों नहीं हुए? इस टाइप को चेंज करने से पहले ये देखो, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर्स। ठीक है, इधर आना है मुझे, सही है। देखो, कोई भी टूल 100% इंटेलिजेंट नहीं होता, कुछ चीज़ें हमें खुद से करनी होंगी टूल में, और कुछ चीज़ें टूल ऑटोमेटिकली रीड करेगा। सही है भाई, तो अब हमारे पास हेडर्स प्रमोट हो गए, और SKU प्राइसेस को, अब क्योंकि न्यूमेरिकल हो गई हैं सारी, इसको मैं कर देता हूँ, मेरे पास करेंसी फॉर्मेट है तो रिप्लेस करंट कर देता हूँ। ठीक है, रिप्लेस करंट से क्या हुआ कि जो मैंने टाइप चेंज की थी ना, इधर नया स्टेप ऐड नहीं होगा, यही एक स्टेप जो है इसी में चेंजेस आ जाएंगी। ठीक है, अब देखो, एक मेरे पास टेबल है सेल्स का, जिसमें SKU नंबर मेरे पास है, एक ऐसा कॉलम जो कि प्राइमरी की है एक और टेबल में, यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम एक और काम करने वाले हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो काम देखो कि क्या है। हम करने वाले हैं दो क्यूरीज को मर्ज। ठीक है, जो हमारा मेन टेबल है वो सिलेक्टेड है,
दूसरा हमने ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है कि कौन सा टेबल, हमारे पास मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ SKU डिटेल्स वाला टेबल, ठीक है। अब देखो जॉइन की काइंड, क्योंकि क्यूरीज को मर्ज कर रहे हैं तो एक VLOOKUP क्रिएट हो रहा है ना। VLOOKUP क्या करता है कि दो टेबल्स को जॉइन करके एक मेगा टेबल बना देता है, ठीक है। तो हम वही मेगा टेबल क्रिएट कर रहे हैं अभी। तो अब जॉइन की टाइप हम कौन सी कर रहे हैं, लेफ्ट आउटर। अब लेफ्ट कौन सा टेबल लेफ्ट होगा, जो टेबल हमने पहले सेलेक्ट किया है, ठीक है। सबसे पहला टेबल कौन सा था हमारे पास, मंजू भाई सेल्स डाटा। सेल्स डाटा का जो टेबल था वो हमारे पास लेफ़्ट टेबल है, और जो SKU डिटेल्स का है वो राइट टेबल है, ठीक है। अब लेफ़्ट आउटर क्यों कर रहे हैं, लेफ़्ट आउटर का मतलब ये है कि लेफ़्ट वाले टेबल की सारी वैल्यूज़ के अगेंस्ट हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। लेफ़्ट टेबल की सारी वैल्यूज़ के अगेंस्ट हमें वैल्यूज़ चाहिए। लेफ़्ट आउटर किक कर दिया, लेकिन किस कॉलम पे भाई, कौन से कॉलम पे जॉइन का फंक्शन लगना है। VLOOKUP में हम बताते हैं ना लुकअप वैल्यू, किस वैल्यू के आगे लिखें, ये SKU नंबर इधर से किस कॉलम से मैच करें, नेम किस कॉलम से मैप करें, प्राइस किस कॉलम से मैप करें, ठीक है। तो हमने अपने टेबल 1 में भी SKU का कॉलम सेलेक्ट किया और टेबल 2 में भी, ठीक है। अब देखो एक एस्टिमेटर काम कर रहा है कि कितने मैचेस क्रिएट हुए हैं, तो देखते हैं कि कितने मैचेस क्रिएट हुए हैं। अच्छा, अब तो आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही है आप सबको। चलो बेस्ट है भाई। देखो 5.5 मिलियन मैचेस क्रिएट हो गए, ठीक है, और ये सही है। अच्छा यार सॉरी, पावर BI में जूम इन नहीं होता, पावर BI में होता है, पावर क्वेरी में जूम इन नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए एक्सक्यूज़ कीजिएगा प्लीज़। 5.5 मिलियन रोज़ थी मेरे पास, सब पे मैच अप्लाई हो गया और मैंने ओके किया। अब देखो एक स्टेप क्रिएट हो गया मर्ज्ड क्यूरीज का, लेकिन ये क्या हुआ भाई, मेरे पास इसके आगे तो कुछ भी ऐड नहीं हुआ। ये मेरा डेटा सेट है सेल्स वाला, डेट का कॉलम एज इट इज़, SKU एज इट इज़, चैनल, सिटी, पेमेंट मेथड, यार सब कुछ वही है ये। अच्छा देखो एंड में SKU डिटेल्स आ गया और इसमें टेबल आ गया। अब टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, ये देखो उस पर्टिकुलर लाइन का जो SKU था सिर्फ उसकी डिटेल्स आ रही हैं, है ना। लेकिन भाई हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि इसके आगे वैल्यूज शो हो जाएं सारी। ये देख रहे हो एक्सपेंडर, एक्सपेंडर क्या होता है कि टेबल को एक्सपेंड करने के लिए। अब हर वैल्यू के साथ पूरा टेबल आ रहा है ना, सही है। मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो देखो SKU 5 है ना इधर वैल्यू, चलो इधर से मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो देखो मुझे SKU 5 की डिटेल्स मिल रही हैं सिर्फ, ठीक है। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं चाहिए ना यार, हमें तो एक ही टेबल में सब कुछ चाहिए। तो इसका वेआउट ये होता है कि एक्सपेंडर पे आते हैं और एक्सपेंडर में से जो कॉलम्स मुझे चाहिए वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा मुझे SKU का कॉलम तो नहीं चाहिए, वो तो मेरे पास है। SKU नेम का कॉलम चाहिए बिल्कुल, और प्राइस का चाहिए, ठीक है। यूज़ ओरिजिनल नेम्स एज प्रीफिक्स, ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। अच्छा अगर ये टिक मार्क लगा रहे तो क्या होगा, ज़रा देख लो एक दफ़ा। ये देखो SKU डिटेल्स डॉट SKU नेम, जिस टेबल से मैं ये कॉलम लेके आया हूँ वो आ जाएगा टेबल का नाम साथ में, ठीक है। तो हमें ये नाम कैरी नहीं करना, हमें जस्ट एक्सपेंडर पे आके जो डिज़ायर्ड कॉलम्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है और ओरिजिनल कॉलम नेम को एज प्रीफिक्स अप्लाई नहीं करना, ठीक है। ओके करते हैं। अब देखो ठीक है भाई,
हर SKU नेम के आगे, हर SKU ID के आगे उस प्रोडक्ट का नाम और प्राइस आ गई है। ठीक है, इनकी क्वालिटी भी देख लेते हैं। 18 डिस्टिंक्ट है, सही है, और 20 डिस्टिंक्ट है। 20, अच्छा, SKU नेम में उतनी ही वैल्यूज़ होने चाहिए जितनी SKU नंबर में वैल्यूज़ थी। ये टेस्ट हम विजुअली परफॉर्म कर लेते हैं। SKU नंबर्स का कॉलम इधर है हमारे पास, देखो इसमें 20 डिस्टिंक्ट हैं और नेम्स में भी 20 डिस्टिंक्ट है। ठीक है, लेकिन फिर प्राइस में 20 वैल्यूज़ क्यों नहीं है भाई? प्राइस में 18 वैल्यूज़ हैं, क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दो प्रोडक्ट्स की सेम प्राइस हो सकती है। ठीक है, इसलिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि देखो हमने SKU डिटेल्स वाले टेबल में आके और इस कॉलम की टाइप क्या की थी? करेंसी। ठीक है, फिक्स डेसिमल नंबर, वो टाइप यहाँ पे एज इट इज़ कैरी हुई है। और SKU नेम का कॉलम हमारे पास क्या था? टेक्स्ट था, तो ये एज इट इज़ कैरी हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब क्यूरीज को मर्ज किया जाएगा तो जो कॉलम की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एज इट इज़ कैरी होंगी। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ कैरी होंगी। अच्छा, उसके बाद ये रिफ्रेश प्रीव्यू का एक कॉलम है, एक हमारे पास बटन है। ये बटन इसलिए है कि अगर हमारे डाटा की सोर्स में कोई चेंज आए, चलो अब मैं ऐसा करता हूँ कि डाटा की सोर्स पे आता हूँ और SKU डिटेल्स वाली फाइल खोलता हूँ, ओपन विद नोटपैड। ठीक है, अब इसमें मेरे पास जो अल्फा स्मार्ट चार्जर है, इससे पहले मैं लिख देता हूँ ABC। ठीक है, नाम चेंज किया मैंने और सेव कर दिया। अब इधर देखो मेरे पास अल्फा स्मार्ट चार्जर लिखा हुआ है। कौन से में नाम चेंज किया है हमने? 20 वाट्स वाले में। ठीक है, ऐसा करते हैं 30 वाले में भी कर लेते हैं, ताकि 30 वाला क्योंकि मेन स्क्रीन पे दिख रहा है हमें, तो स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है भाई, नाम चेंज करके मैंने ABC कर दिया, ABC डैश अल्फा स्मार्ट चार्जर 30 वाट्स। अब मेरे डाटा में क्या नाम है? ABC तो नहीं आ रहा इधर, तो रिफ्रेश करने से क्या होता है? ये देखो ABC हो गया। ठीक है, रिफ्रेश करने से ये होता है कि डाटा दोबारा जाता है सोर्स में और सोर्स फाइल दोबारा रीड होती है। ठीक है, तो सोर्स फाइल जब दोबारा रीड हुई तो जो चेंजेस हमने किए थे वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट हो गए। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और इसमें से बहुत काम की थी, वो थी रिमूव कॉलम्स, कि जो कॉलम हमको यूज़ नहीं करना उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब एक कॉलम मैंने रिमूव कर दिया, बाद में मुझे ख्याल आता है कि कॉलम चाहिए था, तो भाई इसमें अंडू नहीं होता। ठीक है, इसमें अप्लाइड स्टेप को रिवर्स किया जाता है। पावर क्वेरी में अप्लाइड स्टेप्स को रिवर्स किया जाता है। ठीक है, अच्छा यार, एक बात बताएं कि आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है जूम इन कर दें। सुबह क्या मैसेज डिलीवर नहीं हुआ था क्या कि पावर BI को इंस्टॉल कर लें? सुबह मैसेज डिलीवर कराया था ना कि पावर BI को इंस्टॉल कर लें अपने पास। तो पावर BI अगर आपने इंस्टॉल कर लिया होता, या मे बी जिन कोलीग्स ने इंस्टॉल किया होगा, तो वो हमारे साथ पावर क्वेरी पे इस वक्त लाइव प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तो वो डिपेंडेंट नहीं होंगे मेरी स्क्रीन पे। ठीक है, जस्ट मेरी स्क्रीन उनको जैसी भी ब्लर दिख रही होगी, लेकिन वो एक्चुअल काम कर रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। तो आप लोगों को एडवाइस यही है कि पावर BI को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, और डाटा की जो लिंक दी थी वहाँ से डाटा डाउनलोड करो और प्रैक्टिस शुरू करो।
ठीक है भाई, देखो अब हमने क्या कर लिया, हमने टेक्स्ट डेटा में मॉडिफिकेशन की, ठीक है, और हमने न्यूमेरिकल डेटा में भी मॉडिफिकेशन कर ली। लेकिन एक हमारे पास डेटा टाइप ऐसी है अभी भी जिसमें हमने मॉडिफिकेशन नहीं की। अहमद ज़बरदस्त ब्रो, कीप इट अप। ठीक है, देखो एक डेटा टाइप हमारे पास अभी भी ऐसी है जिसमें हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं की, और नेक्स्ट सेशन में जब हम विजुअलाइजेशन परफॉर्म करेंगे तब हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल डेटा टाइप वही होगी। ठीक है, वो क्या है? वो है हमारी टाइम सीरीज़। भाई तकरीबन लोग अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हो, ये बताओ कि अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस का डेटा टाइम सीरीज़ के बगैर हो सकता है? क्या तुम ईआरपी में जनरल एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हो डेट डाले बगैर? जल्दी जल्दी बताओ भाई। या चलो ईआरपी यूज़ नहीं भी करते तो क्या अपने रजिस्टर में एंट्री डाल सकते हो डेट के बगैर? कभी भी नहीं। सही है, हम चेक इशू करते हैं, डेट के बगैर का चेक इन कैश हो जाएगा? नहीं होगा। मे बी फिजिकली कैश आपको मिल जाए लेकिन सिस्टम में पोस्ट होगा वो डेट के साथ हमेशा। ठीक है, हम में से जो लोग सीए में एडवांस लेवल्स में हैं, वो फर्म्स में काम कर रहे होंगे, क्या अकाउंटिंग पीरियड के बगैर ऑडिट हो जाता है? हाँ भाई बताएंगे कुछ लोग कि अकाउंटिंग पीरियड के बगैर ऑडिट हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम में से कुछ लोग टैक्स का काम कर रहे होंगे, क्या टैक्स पीरियड के बगैर टैक्स फाइलिंग हो जाएगी? या कोई भी रिपोर्टिंग, आप एक शो कॉज का रिप्लाई बना रहे हो, चलो टैक्स पीरियड को एड्रेस किए बगैर रिप्लाई कर लोगे? नहीं कर सकोगे ना। तो देखो ब्रो, फाइनेंस के डेटा में जितना अहम वो नंबर है ना जो उस डेटा को फाइनेंस का डेटा बना रहा है, उतना ही अहम उस डेटा का टाइम भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम सीरीज मैनिपुलेशन सीखते हैं। देखो ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ, मेरे पास डेट्स आ रही हैं सिर्फ, और सॉर्टिंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और जो मेरे पास लेफ़्ट पे एक ड्रॉप डाउन है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास वही कन्वर्जन्स आ रही हैं। ठीक है, कि मैं कन्वर्ट कर लूँ, तो मेरे पास यहाँ से तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस कॉलम को, है ना। लेकिन ट्रांसफॉर्म पे अगर मैं जाता हूँ तो फिर मुझे कुछ और ऑप्शंस मिल सकते हैं। देखते हैं ट्रांसफॉर्म को। नहीं, ट्रांसफॉर्म पे भी कुछ मज़े का नहीं है। तो अब हम आते हैं ऐड कॉलम पे। ठीक है, और ऐड कॉलम पे दो तीन चीज़ें देखते हैं। मुझे एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से मंथ नेम, मंथ नंबर नहीं, मंथ नेम। अब मैं कैसे करूँगा? हाँ भाई, फ्रॉम डेट एंड टाइम पे आते हैं, ईयर आ रहा है, मंथ आ रहा है, ठीक है, क्वार्टर आ रहा है। अगर इधर से मैं मंथ पे आता हूँ और मंथ सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास देखो, क्योंकि मैं ऐड कॉलम के टैब में था तो मेरे पास एक कॉलम ऐड होके मंथ आ गया। ठीक है, और इस कॉलम का क्वालिटी चेक किया है। मंथ्स कितने होते हैं कैलेंडर में? 12 होते हैं ना, अभी तक तो 12 ही होते हैं भाई। तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ कितनी है मेरे पास? 12 आ रही है। सही है, इसको देखते हैं। देखो मेरे पास वही टाइम, डेट, डेट, टाइम, टाइम, सारी चीज़ें वही आ रही हैं। तो कुछ वैल्यूएबल चीज़ तो नहीं हुई ना ये करने से, लेकिन इस कॉलम को रखते हैं चलो फिलहाल के लिए। अब देखो मैं कर रहा हूँ कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल। ठीक है, ऐड कॉलम, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में से ऐड करो। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या बनेगा? फ्रॉम सिलेक्शन। ठीक है, तो अब मुझे एक कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें से मैं एक नया कॉलम ऐड करूंगा। तो भाई SKU कॉलम पे क्योंकि मेरा कर्सर था, मेरा एक्टिव कॉलम ये था, तो डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, इसको अनसेलेक्ट करता हूँ और मैं डेट के कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये टूल की इंटेलिजेंस है कि जब मैंने डेट का कॉलम सेलेक्ट किया
तो क्योंकि मैंने कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल्स किया हुआ था, तो डेट में से क्या क्या चीज़ें मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, वो चीज़ें उसने मुझे दिखा दी ऑलरेडी। ठीक है, सबसे पहले मैं ले सकता हूँ डेट। सही है, तो डेट की तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डेट का कॉलम तो मेरे पास है। ठीक है, अच्छा देखो, हो सकता है कि ये बातें आपको बोरिंग लग रही हों, लेकिन बेटा जिस दिन डर्टी डेटा से सामना हो गया ना, उस दिन ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। ऐसा है कि क्रिकेट में हमारे यहाँ मिसाल देते हैं कि बॉलर जब बॉल कराता है ना, तो उस बॉल पे आप एक ही तरह का शॉट खेल सकते हो, एक बॉल पे हर तरह का शॉट नहीं खेल सकते, लेकिन हर तरह का शॉट खेलना आना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पता बॉलर बॉल कैसी कराएगा। ठीक है, तो हर तरह की डेटा क्लीनिंग सीख लो, क्योंकि पता नहीं है कि कितने गंदे डेटा से सामना हो जाए। ठीक है, और लाजमी नहीं है कि डर्टी डेटा से ही सामना हो, या डेटा क्लीन भी मिल सकता है आपको। अब जैसे हमारा डेटा है यार, ये क्लीन डेटा है ना, इस डेटा की क्वालिटी चेक्स के जो भी इंडिकेटर हमारे पास हैं वो सब बता रहे हैं कि हमारा डेटा क्लीन है, बहुत अच्छा डेटा है, कोई एरर नहीं है, कोई मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है, कोई वाइट स्पेसिस नहीं है, केसेस यूनिफॉर्म है। और हमें क्या चाहिए? देखो, हमें चाहिए अपनी मर्जी का कॉलम। ठीक है, हम क्लीन डेटा में एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें डेट्स हैं, एज फ्रॉम डेट। अब जो लोग अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में काम कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। यार हम पेबल्स और रिसीवेबल्स की एजिंग बनाते हैं ना, ठीक है, तो एजिंग कैसे करते हैं, एक्सेल में कैसे करते हैं, चलो बताओ। एक्सेल में तो हम कर देते हैं कि टुडे माइनस इनवॉइस डेट या बिल डेट, एज आ जाती है। ठीक है, लेकिन हम करते हैं तो आती है। इधर देखो, इधर मुझे सजेस्ट कर रहा है टूल खुद के एज। अच्छा, फिर हम में से जो लोग डेट में या सिक्योरिटीज़ में काम करते हैं और बैंक्स में अगर कोई है इंट्राडे में काम करता है, तो यार इंट्राडे लिक्विडिटी में हम आवरली इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, देखो इसमें मेरे पास आवर्स, मिनट और सेकंड तक में एज आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी है कि जो चीज़ तुम्हारे को बोरिंग लग रही थी, वो उस चीज़ में बैंकिंग का भी फ्लेवर है, उस चीज़ में जनरल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी फ्लेवर है। ठीक है, तो चलो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस का बहुत सारा फ्लेवर है इसमें। अच्छा, अब डे फ्रॉम डेट। डे फ्रॉम डेट क्या है कि कौन सा दिन था महीने का। जैसे देखो, आज हमारे पास डे है 9th। ठीक है, 9th क्यों है? क्योंकि 1 2 3 से काउंट करते हुए आज 9वां दिन है ना भाई, मई के महीने में। ठीक है, तो डे फ्रॉम डेट का मतलब ये है कि इस महीने की एजिंग। ठीक है, तो जो डेट लिखी हुई है 13 अप्रैल सॉरी, तो अप्रैल में इसकी क्या एजिंग है? अच्छा, डे ऑफ वीक के वीक में कौन सा डे पड़ रहा है हमारे पास? वीक क्यों भाई? वीक इसलिए बेटा क्योंकि टाइम सीरीज डेटा जो होता है ना, उसमें साइक्लिसिटी भी होती है और उसमें सीजनलिटी भी होती है। ये दो कॉन्सेप्ट्स बहुत अहम हैं। चलो थोड़ा सा इसको ब्रेक लगा के ना टाइम सीरीज़ को डिस्कस करते हैं ताकि हम आगे जा सकें। देखो, साइक्लिसिटी क्या है? साइक्लिसिटी ये वो एनालॉग घड़ी याद है तुम्हें, जो अभी भी दीवारों पे कहीं कहीं पे लगी होती हैं, या रिस्ट वॉच एनालॉग वाली? उसमें क्या होता है कि वो एक ही साइकिल में घूमता रहता है ना, लेकिन वो रोज़ाना सेम वैल्यू ऑफ टाइम बताता है हमें भाई। लेकिन रोज़ाना दिन तो नया होता है ना, तो इसका मतलब है कि उसका सर्कुलर मोशन तो ठीक है, लेकिन हमें एक लीनियर मोशन भी चाहिए जो दिन में नेक्स्ट 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 करे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ज़्यादा एडवांस तो नहीं हो रहा? हाँ भाई, टाइम सीरीज़ में कोई इशू आ रहा है? चलो भाई, नो रिप्लाई का मतलब कि इशू तो आ रहा है। चलो ओके है, तो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, देखो अब ऐसा है कि हमें चाहिए, अच्छा भाई जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अहमद, अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें।
हमें टाइम सीरीज़ में ऐसा मैकेनिज़्म चाहिए कि जो हमारी वॉच को 24 के सर्कल में रोटेट तो करे, लेकिन वो टाइमलाइन पे आगे भी मूव करे। साइकिलिंग की है, कभी साइकिल चलाई है? अच्छा, मंथ वाइज कैसे किया था ये मैं बता देता हूँ आपको। जस्ट मैं ऐड कॉलम पे आया था और ऐड कॉलम पे आके मैंने डेट का फंक्शन अप्लाई किया था और डेट में मेरे पास ड्रॉप डाउन था, वहाँ से किया था। ठीक है, तो देखो हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे साइकिल के व्हील्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, बिल्कुल हमारी घड़ी की तरह, है ना। लेकिन क्या हमारी साइकिल भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है? नहीं, हमारे साइकिल लीनियर मोशन परफॉर्म करती है भाई, एक लाइन में जा रही है। तो ये कुछ टाइम सीरीज की तरह नहीं हो गया कि यार हमारी घड़ी तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है लेकिन टाइम जो है वो लीनियरली मूव कर रहा है ना। तो जो हमारे पास सेल्स होती हैं, जैसे अब एक मिसाल मैं तुम्हें देता हूँ कि यार ये चलो मंजू भाई के स्टोर पे हम बात कर लेते हैं कि मंजू भाई का अगर हमारे पास स्टोर का क्लोजर टाइम हो, ठीक है, ब्रेक टाइम हो कि स्टोर कब बंद रहता है दिन के अंदर, तो हम देखेंगे कि जुम्मे को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेक आता है आधे घंटे का। सही है, साइक्लिसिटी आ गई ना कि हर जुम्मे को ब्रेक आ रहा है आधे घंटे का, अनयूजुअल ब्रेक जो बाकी 4 या 5 वर्किंग डेज में नहीं आता। तो जब हम वो वाला एनालिसिस करेंगे ना तब हमें डे ऑफ वीक चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा फिर डे नेम है और कैलेंडर में एज और मंथ में कितने डेज होते हैं वो, ठीक है, और उस मंथ की एंड डेट में कितना टाइम बाकी है। अब देखो एंड डेट में कितना टाइम बाकी है। जो लोग हमारे साथ लोन्स में काम कर रहे होते हैं ना, उनके पास एक टर्म यूज़ हो रही होती है रिडेम्पशन की, सिक्योरिटीज़ रिडीम होती हैं। ठीक है, तो वो रिडीम होती हैं एक सर्टन एज के बाद। तो देखो एजिंग ये है कि ओरिजिनेटिंग से लेके आज तक कितना टाइम गुजर गया। सही है, लेकिन रिडेम्पशन ये वाला जो कॉन्सेप्ट अभी जो रो में दिखा रहा हूँ, ये एंड ऑफ मंथ, ये है कि टर्मिनेशन से आज तक में कितना टाइम बाकी है। एजिंग का रिवर्स कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अच्छा, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ वीक। अब देखो ये वैल्यू हमें चाहिए मंथ के नेम की, क्वार्टर कौन सा है और स्टार्टिंग के वेरिएबल्स आ रहे हैं बहुत सारे हमारे पास। देखो टाइम से रिलेटेड जितने वेरिएबल्स भी हो सकते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल्स हमारे पास आ रहे हैं। तो हमें चाहिए इसमें से मंथ नेम। मंथ नेम को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमने फ्रॉम एग्जाम्पल किया था ना, तो टूल ने, पावर क्वेरी ने ऑटोमेटिकली रीड कर लिया कि एक एग्जाम्पल जो हमने दी है उस एग्जाम्पल से बाकी कॉलम में, मतलब इस वाले कॉलम की बाकी वैल्यूज़ किस तरह फिल होनी चाहिए। एग्जाम्पल का सोर्स हमने सिलेक्ट किया हुआ था, उस सोर्स को देखते हुए बाकी वैल्यूज़ फिल हो गई। अब हम देख रहे हैं कि क्या सही फिल हुई हैं। हाँ भाई, सो फार सो गुड। अच्छा, अब मंथ नेम सिर्फ हमने रीडेबिलिटी के लिए ऐड किया है ना, कि अगर 4 लिखा हुआ आ रहा है तो हमें नहीं पता कि 4 का मतलब 4th मंथ ऑफ द कैलेंडर ईयर है या 4th मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। और फाइनेंशियल ईयर किसका? यार बैंक का फाइनेंशियल ईयर वही होता है जो कैलेंडर ईयर है। सही है ना। मुल्क का फाइनेंशियल ईयर जो है वो और होता है, शुगर इंडस्ट्री का और होता है। हमारे पास, मैं आपको बताऊं, मार्च में भी फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है, जून में भी एंड हो रहा होता है, सितंबर में भी एंड हो रहा होता है, दिसंबर में भी एंड हो रहा होता है। तो 4 का क्या मतलब है भाई कि इन चारों में से कौन से ईयर का 4th मंथ। इसलिए हमने नेम ऐड किया है ताकि रीडेबिलिटी रहे। अगर जनवरी लिखा हुआ है तो फिर मैटर नहीं करता ना कि हम कौन सा ईयर यूज़ कर रहे हैं, जनवरी का मतलब तो जनवरी है।
लेकिन एक चीज़ कि क्या हम डर्टी डाटा आगे लेके जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इस कॉलम पे भी हम क्वालिटी चेक परफॉर्म करेंगे। और वो क्वालिटी चेक क्या है? क्योंकि ये मंथ नंबर वाले ही कॉलम की एक और फॉर्म है, तो जो डिस्टिंक्ट और यूनिक वैल्यूज़ इधर होनी चाहिए वही इधर होनी चाहिए, ठीक है। और क्वांटिटीज़ के काउंट का चार्ट, देखो मंथ कौन सा मंथ कितनी दफ़ा आ रहा है, सेम चार्ट इधर के लिए होना चाहिए, सही है। हाँ भाई, क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा देखो, अब हमारे पास अभी तक जो भी हमने काम किया वो हमने पावर क्वेरी का GUI यूज़ किया। GUI क्या है? जनरल यूज़र इंटरफेस, ठीक है, या जेनेरिक यूज़र इंटरफेस भी कहते हैं। अभी तक हमने क्लिक्स की बेस पे काम किया है, ठीक है। कोई एक्सेल का फॉर्मूला हमने नहीं लिखना पड़ा। अगर आपको VLOOKUP नहीं आता, कोई परेशानी की बात नहीं है, जस्ट क्लिक्स करके आपने अपना टेबल क्रिएट कर लिया। तो मेरे पास 2 क्वेरीज आई थी कि सर एक्सेल नहीं आता तो फिर क्या हम ये वर्कशॉप कर सकते हैं? तो आपने देख लिया भाई कि एक्सेल की कितनी ज़रूरत है। एक्सेल की कोई ज़रूरत हमें इसके लिए एज सच नहीं है। अच्छा, टाइम्स के भी फंक्शन है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास टाइम का कॉलम नहीं है कोई, सही है, इसलिए टाइम का फंक्शन हम यूज़ अभी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन टाइम अगर हमारे पास होता तो फिर तमाम चीज़ें जो हमने अच्छा भाई, एक मैसेज आया कि अभी तक क्या पढ़ाया है समझ में नहीं आया। यार देखो, अभी तो घंटे से ज़्यादा बता दिया है। अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो ब्रो आप मोबाइल नंबर पे मैसेज कर दो, आपको मैं वैसे रिप्लाई कर दूंगा कि क्या बताया है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्योंकि टाइम का कॉलम नहीं है इसलिए हम टाइम के फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहे। डेट्स के फंक्शन, डेट से मुतालिक सवाल था वो देख लो। जो हमने कॉलम ऐड किया था फ्रॉम एग्जाम्पल, तो जो ऑप्शंस हमें वहाँ मिल रहे थे वही ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। इधर से भी हम नेम ऑफ द मंथ करते तो हमारे पास ऐड हो जाता, लेकिन फिर ये फंक्शनैलिटी समझ में नहीं आती, ठीक है भाई। इधर मंथ नेम पे आते हैं। फॉर्मेटिंग में हमारे पास अब क्योंकि ये टेक्स्ट कॉलम है तो हमारे पास देखो जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, एक्सट्रैक्ट क्या चीज़ है? देखो एक्सट्रैक्ट ये है कि अब मुझे मंथ नेम मिसाल के तौर पे पूरे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे भाई जिस तरह हम लिखते हैं ना जैन, फेब, ये इस फॉर्मेट में चाहिए मुझे। तो मैं करता हूँ कि एक्सट्रैक्ट में आता हूँ और फर्स्ट कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यूजुअली कितने कैरेक्टर्स हम यूज़ करते हैं मंथ के? 3 यूज़ करते हैं। तो जस्ट 3 कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। देखो फर्स्ट कैरेक्टर्स का मेरे पास कॉलम ऐड हो गया, APR, DC, मई, DC, जून, मई, ठीक है भाई। अभी तक हम डेटा को रेडी कर रहे हैं कि हमने विजुअल्स जो बनाने हैं वो किस तरह के बनाने हैं। जो हमारे पास मेन डेटा था, ये देखो वो इस तरह था, और अब हम करंटली जिधर हैं वो ये डेटा है। ठीक है भाई। अच्छा, और कुछ आपसे इन्फो शेयर कर लेते हैं। देखो ये एक टेस्ट है इज़ ऑड और इज़ इवन का, कि हमारे पास जो नंबर है वो ऑड है या इवन है, सही है। मंथ्स पे टेस्ट करते हैं क्योंकि मंथ्स में इवन भी हैं और ऑड भी हैं। तो इन्फो में अभी मैं ऐड कॉलम पे ही हूँ, ठीक है। इधर मैं जो भी काम करूँगा उससे एक कॉलम ऐड हो जाएगा। इस इवन मैंने किया तो जो मंथ इवन थे उनके लिए ट्रू और जो इवन नहीं है उनके लिए फॉल्स आ गया, ठीक है।
लेकिन इसमें एक नई डाटा टाइप इंट्रोड्यूस हो रही है हमारे पास, ये देखो ट्रू फॉल्स। समझ रहे हो? ट्रू फॉल्स क्या है कि ये डाटा की तीसरी वैल्यू कोई भी नहीं लेगा। सही है? ऑड और इवन के अलावा कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सिस्टम जो है वो बिट्स में ऑपरेट करता है, तो 0 और 1 के अलावा कुछ हो सकता है? बाइनरी का भी जो हमारे पास ऑप्शन है, नहीं हो सकता ना। इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो सारे के सारे 0 1 पे चलते हैं, या तो ऑन होंगे या ऑफ होंगे, बीच का स्टेट कुछ भी नहीं होगा। सही है? जैसे अभी हमारे पास एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि या तो आपको स्क्रीन साफ नज़र आ रही है या नज़र नहीं आ रही, या तो आपने पावर BI डाउनलोड किया है या नहीं किया है। ठीक है, इस तरह से। तो वापस आते हैं हम डाटा सेट पे। अच्छा, स्टैंडर्ड में क्या है कि हमारे पास हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं इधर। ठीक है, और कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, चलो SKU पर प्राइस पे आते हैं और स्टैंडर्ड में आके हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 0.8 से। ठीक है, तो इसकी 0.8% मतलब इसकी 80% वैल्यूज़ का एक और कॉलम क्रिएट हो गया। ये काम हम क्यों करते हैं? ये काम हम यूजुअली करते हैं जब हम कुछ भी फोरकास्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कि एक तो देखो हमारे पास है ना फॉरवर्ड फोरकास्टिंग। फॉरवर्ड फोरकास्टिंग क्या है कि मैंने, अच्छा भाई देखो, हम अब हमारे पास क्योंकि जो लोग हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के हैं, तो हमें थोड़ा सा फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट लेके चलना होगा। फॉरवर्ड फोरकास्टिंग क्या होता है कि हम फोरकास्ट करते हैं कि हम इतने यूनिट्स बनाएंगे और इतने प्राइस पे बेचेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इतनी सेल्स हो जाएंगी, और इतने यूनिट बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स चाहिए, हमारी कॉस्टिंग इतनी होगी, और सेल्स में से हम कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ये है फॉरवर्ड फोरकास्टिंग। रिवर्स फोरकास्टिंग क्या है? रिवर्स फोरकास्टिंग ये है कि हम बॉटम लाइन पहले डिसाइड करें कि भाई मैंने 20% प्रॉफिट पे ऑपरेट करना है। ठीक है, अब मैं कॉस्टिंग करूंगा, जितनी भी होगी उसमें मैं 20% ऐड करूंगा और वो मेरी सेल्स प्राइस होगी। ठीक है, तो ये जो ऐड कॉलम वाला था ना, ये इसलिए था कि हम जब रिवर्स फोरकास्टिंग कर रहे हों तब कर सकें। जैसे अब ये मेरा SKU प्राइस है, इधर से मैं स्टैंडर्ड में आके और मल्टीप्लाई करता हूँ 0.15 से, यार 15% रफली मेरा नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस कॉलम पे डबल क्लिक करने से रीनेम कर सकूँगा, और रीनेम करके मैं इसका नाम रख लेता हूँ नेट प्रॉफिट। ठीक है, देखो पहले मैं सेल्स एनालिसिस कर सकता था, अब मैं प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी कर सकता हूँ। हालांकि एक लिमिटेशन है बहुत बड़ी, वो सुन लो, कि ये प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस मीनिंगलेस होगा, क्योंकि ये हर दफ़ा 15% ही आएगा, क्योंकि हमने 15% अप्लाई किया है। ठीक है, तो जो पैटर्न हमें सेल्स में दिखेगा ना, सेम वही पैटर्न हमें इधर प्रॉफिट में दिखेगा। ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ फंक्शनैलिटी लर्न करने के लिए ये कॉलम ऐड किया है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है भाई? ट्रिग्नोमेट्री होता है कि जैसे हमने बात की थी ना टाइम सीरीज़ की, कि टाइम सीरीज़ सीजनल होती है, तो हमारे पास पावर BI में तो यूज़ नहीं होता, लेकिन जब हम पाइथन करते हैं और पाइथन में हम एडवांस टाइम सीरीज़ एनालिसिस करते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, तो हम टाइम को भी एज अ वेरिएबल लेते हैं और टाइम को सीजनैलिटी और साइक्लिसिटी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन हम ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए करते हैं। ठीक है, तो साइन ट्रांसफॉर्मेशन होती है और कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जिन लोगों ने एडवांस मैथमेटिक्स की हुई है वो शायद इसको लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, साइंटिफिक क्या है? साइंटिफिक ये है कि हमारे पास जो नंबर है उसको हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, ये यूज़ होता है जब हमारे पास मैथमेटिकल डेटा हो और हमें उसका लॉगरिथम चाहिए हो, हमें एक्सपोनेंशिएशन परफॉर्म करनी हो, रूट्स लेने हो, पावर्स करनी हो, फैक्टोरियल्स करने हो, तब ये फंक्शनैलिटी हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अहमद कह रहे हैं कि
अहमद ने भाई ज़बरदस्त इंसाइट शेयर की है कि पीकेआर को यूएसडी में कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन से, और इन्होंने एक लिमिटेशन भी दी है कि विच इज़ अपडेटेड डेली। तो ये इतनी अहम बात है कि जो बात हम कर रहे हैं ना उसको ब्रेक लगा के थोड़ा सा उसको विद होल्ड करो और अहमद की बात को हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, होम पे आके हमने न्यूज़ सोर्सेज में से क्या सोर्स ली थी? टेक्स्ट और सीएसवी, है ना। जो एक्सचेंज रेट है ना भाई, वो क्योंकि अहमद भी कह रहे हैं और एक्चुअली भी यही होता है कि एक्सचेंज रेट हमारे पास बहुत वॉलेटाइल होता है। देखो, एक तो हमारा सिनेरियो है ना करंटली पाकिस्तान का कि हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो कितना तकरीबन 2 साल से 279 280 पे वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता। ऐसा एक ही केस में होता है कि, बल्कि 2 केसेस में, एक केस वो होता है जो अरेबियन कंट्रीज़ का है, जीसीसी कंट्रीज़ का, कि हमने एक अपनी करेंसी को पेग किया हुआ है किसी और की करेंसी के साथ, जैसे एईडी और के से रियाल जो हैं वो पेग हुए हैं यूएसडी के साथ। हमेशा जब भी आप देखोगे ना एईडी का यूएसडी के साथ रेशो, तो वो 3.672 ही होगा हमेशा। ये 3 डिजिट सेम होंगे, उसके बाद हल्का हल्का वाइब्रेट हो रहा होगा यूएस के एक्सचेंज रेट और यूएई के एक्सचेंज रेट की फ़र्क की वजह से, ठीक है। तो अब ऐसी इन्फो जो वोलेटाइल हो, जो हमें किसी और सोर्स से लेनी हो और वो चेंज होती हो, वो इन्फो हम लेंगे वेब से, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे डाटा पोर्टल है उनका अपना, वहाँ पे एक्सचेंज रेट्स रोज़ाना अपडेट होते हैं, वो हम वहाँ से लिंक करके ले सकते हैं और मल्टीप्लाई के फंक्शन से। लेकिन अच्छा देखो, उसको हम किस तरह यूज़ करेंगे वो भी इसी बात को आगे लेके चलते हैं कि जब हम उसको इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास क्रिएट होगा एक और टेबल, ठीक है। उस टेबल को हम डेट की बेस पे मर्ज क्वेरी करके हर डेट के सामने उसका एक्सचेंज रेट लाएंगे, और फिर हमारे पास अगर यूएसडी है तो हम पीकेआर एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके पीकेआर में अमाउंट कर लेंगे, और अगर हमारे पास पीकेआर है तो हम यूएसडी रेट से डिवाइड करके और यूएसडी में अमाउंट ले लेंगे, ठीक है। अहमद, थैंक यू भाई, बहुत इंसाइट आपने प्रोवाइड की इस कमेंट के ज़रिए, और आई होप बाकी लोगों के लिए भी ये बड़ी अच्छी वैल्यू एडिशन रही होगी अहमद का जो कमेंट था, ठीक है। अब हम जहाँ पे हम थे वहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है भाई। तो साइंटिफिक की बात हम कर रहे थे। देखो, इसमें स्क्वायर और क्यूब ये तो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं, ठीक है। और पावर में क्या है, पावर में ये कि हम मैन्युअली कोई पावर दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टैंडर्ड्स के तो हमने फंक्शंस देखे। राउंडिंग में क्या है भाई, राउंड अप और राउंड डाउन क्या होता है, और राउंड क्या होता है, ये सुन लो। देखो, राउंड ये होता है बेटा कि कोई भी नंबर, उसमें अगर वो नंबर एंड हो रहा है 5 पे या ग्रेटर देन 5 पे, तो उस नंबर को हम जो नेक्स्ट होल नंबर बनता है उस पे राउंड कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास तो डेसिमल्स नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास होता कि 0.50 1.50, तो इसको हम राउंड करते तो ये बन जाता 2, ठीक है। अब राउंड अप और राउंड डाउन क्या है? राउंड अप में हमेशा नेक्स्ट इंटीजर जाएगा, भले डेसिमल के बाद कुछ भी हो। अगर मेरे पास 1.1 हो, 1.1, और फिर भी मुझे राउंड अप करना हो, तो राउंड होने के बाद मेरे पास 2 बनेगा, ठीक है। और राउंड डाउन करना हो तो मेरे पास भले 1.99 हो, लेकिन जब राउंड डाउन करूँगा तो मेरे पास हमेशा 1 बनेगा। ये राउंड अप कब यूज़ होता है? राउंड अप यूज़ होता है जब हम HR एनालिटिक्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, या हम कॉस्टिंग में लेबर की बात कर रहे होते हैं। देखो, अब कैलकुलेशंस जो है ना यार, कैलकुलेशंस की लिमिटेशन ये है कि वो हमें डेसिमल्स में आंसर कर देती है। अगर मैं एक फोरकास्टिंग कर रहा हूँ और उसके लिए मैं प्लान करता हूँ कि मुझे इतना मटेरियल चाहिए, इतनी मशीनिंग करनी होगी, उसके लिए मुझे कितना लेबर चाहिए, तो जो कैलकुलेशन में परफॉर्म कर रहा हूँ मे भी उसका आंसर आए कि मुझे 12.8 लेबर चाहिए, तो भाई 12 तक तो ठीक है, 0.8 लेबर में किधर से लाऊंगा? तो ऐसी सूरत हाल में हम राउंड अप करते हैं, ठीक है। या जैसे टैक्स का डेटा होता है,
तो टेक्स्ट में ये होता है कि अगर डेसिमल होगा तो हम राउंड डाउन कर लेते हैं उसको, ठीक है। ये फंक्शन था। बाकी हमने टेक्स्ट का देख लिया, हमने एक्सट्रैक्ट पे कर लिया। अच्छा, एक काम की चीज़ इस केस में, हमारे डेटा सेट के केस में तो नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि उसको हम यूज़ कर सकें या नहीं। एक्सट्रैक्ट करते हैं, लिमिटर हमने रिमूव कर दिया है वैसे, लेकिन रेंज पे आके देखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर उठाने हैं? 3 उठाने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, एक कॉलम क्रिएट होगा जिसमें, अच्छा देखो भाई, पहला नंबर 0 होता है, ठीक है। ये देखो 0 से शुरू करके 3 कैरेक्टर्स उठा लिए। अब अगर मैं इस कॉलम को डिलीट करता हूँ, और जो मैंने एक जुमला कैजुअली बोला था ना कि पहला कैरेक्टर 0 होता है, उसको थोड़ा सा सीरियसली करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्टिंग इंडेक्स 2 और 3 वैल्यूज़ उठा लें। अब देखो U से शुरू हुआ है भाई, तो हमने तो 2 लिखा था ना, तो U तो था 3rd स्पॉट पे, ठीक है। तो बेटा काउंटिंग जो है ना, इंडेक्स नंबर पहला वो हमेशा 0 होता है, सही है। अच्छा, वापस हम आते हैं होम रोज़ पे। इधर से हमने रिप्लेस यूज़ करके देख लिया, स्प्लिट कॉलम देखते हैं। अब देखो स्प्लिट पे क्या है, बाय डिजिट टू नॉन डिजिट, नॉन डिजिट टू डिजिट, अपर केस लोअर केस, पोजीशंस, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, डिलिमिटर्स। अब नॉन डिजिट टू डिजिट अगर मैं करता हूँ, तो मेरे पास एक स्प्लिटिंग परफॉर्म हुई होगी, और वो स्प्लिटिंग कहाँ गई? वो स्प्लिटिंग यहाँ है, ये देखो, SKU अलग हो गया और नंबर अलग हो गया, ठीक है। सॉर्टिंग हो सकती है A to Z, ये तो एक्सेल के फंक्शन है, इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी ज़्यादा। स्प्लिटिंग में डिलिमिटर से हो सकता है और नंबर ऑफ कैरेक्टर से हो सकता है, केस वाइज हो सकता है। अच्छा, पावर क्वेरी एज सच हमने सारी कवर कर ली है। इससे मुताल्लिक अगर आपका कोई सवाल हो, रिकॉर्डिंग के अलावा भाई, देखो रिकॉर्डिंग का मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभी अंडर कंसिडरेशन है, मे भी हम शेयर कर दें। ज़्यादा चांसेस है कि प्रोवाइड कर देंगे, थोड़े से चांसेस हैं कि नहीं करेंगे प्रोवाइड, ठीक है। लेकिन पावर BI से, पावर क्वेरी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो वो आप पूछ लें, उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन पावर क्वेरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, क्लास से रिलेटेड क्वेश्चंस जी अहमद पूछें। यार मज़ीद कितने आवर्स के लेक्चर अवेलेबल होंगे, इसके लिए कोई कमिटमेंट तो नहीं है, लेकिन हम टॉप प्रायोरिटी ये है। अच्छा वकार, मैं आपको आंसर करता हूँ। देखो टॉप प्रायोरिटी अहमद ये है कि टूल पूरा का पूरा कवर कर लें, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा 1 घंटा और 29 मिनट की क्लास हुई है, ठीक है, और हमने पावर क्वेरी का यूज़र इंटरफेस के तकरीबन सारे फंक्शंस कवर कर लिए हैं। जो क्वाइट बेसिक, जो स्पून फीडिंग वाले बच्चों वाले फंक्शंस हैं ना, वो हमने नहीं किए, जैसे कीप रोज, रिमूव रोज, सॉर्टिंग, ये हमने नहीं किया, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या नहीं किया, काउंटिंग नहीं किया, ट्रांसपोजिशन नहीं किया, ठीक है।
इंडेक्स कॉलम ऐड नहीं किया। देखो जो बेसिक्स थे ना वो नहीं किए हमने। उसके अलावा कोशिश ये करेंगे कि टूल पूरा कवर हो, ठीक है। उसके लिए जितना टाइम लगेगा भाई उतना टाइम हाजिर है आपकी खिदमत में। उसके बाद वकार हमसे कुछ पूछ रहे हैं कि अगर एक डाटा एक्सेल फॉर्मेट में हो, ठीक है, दूसरा CSV में हो। हाँ वकार बिल्कुल कर सकते हैं हमारे पास। देखो एक अभी मेरे पास दोनों CSV में था फॉर्मेट डाटा का, ठीक है। मैं एक और काम करता हूँ कि अच्छा भाई ये स्टेट बैंक का डाटा है मेरे पास और इसको मैं ओपन करता हूँ तो मेरे पास PDF में फ़ाइल खुलती है, ठीक है। अब देखो मैंने ये PDF का लिंक कॉपी किया है और मैं अपने पास पावर क्वेरी में आता हूँ, न्यू सोर्सेज में आके वेब पे आके देखो कोई भी डाटा सोर्स हो जो 120 से ज़्यादा मैं कनेक्टर्स बता रहा हूँ ना, आप हर कनेक्टर यूज़ करके डाटा इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये URL मैंने इनपुट किया। अब देखो मे बी डाटा उतना क्लीन नहीं आए जितना क्लीन एक्सेल का आता है, मे बी, लेकिन हम देखते हैं कि टूल की पावर क्या चीज़ है। अच्छा तो किस लेवल पे हमने जाना है? हमने जाना है भाई अपनी फाइल के लेवल तक और कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास दो टेबल्स हैं, एक टेबल में सिर्फ हेडिंग्स हैं मेरे पास और दूसरे में वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो मैं वैल्यूज़ वाला टेबल जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने पास। देखो ये टेबल मेरे पास इंपोर्ट हो रहा है, सही है। हेडर्स नहीं आए, ठीक है, क्योंकि हेडर्स का टेबल मैंने इंपोर्ट नहीं किया था। अगर हेडर्स का टेबल मैं इंपोर्ट करता भी तो वो एक और टेबल के तौर पे आ जाता मेरे पास, ठीक है। फिर मैं दो टेबल्स को मर्ज करके और उनको हेडिंग बना सकता था, ये ऑप्शन है मेरे पास। तो डाटा किसी भी सोर्स का हो, अगर उसका कनेक्टर पावर BI में है, ठीक है, तो वो कनेक्ट हो सकता है। अच्छा उसके बाद वकार ही पूछ रहे हैं हमसे कि SQL के जॉइंस का। हाँ ना यार, SQL वाले जॉइंस ही तो हैं ये सारे। देखो SQL क्या स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ना भाई, हम किस टूल पे काम कर रहे हैं। इसमें हालांकि क्वेरी SQL में नहीं लिखी जाती, लेकिन इसके पीछे जो इंजन काम कर रहा होता है वो SQL का ही होता है, ठीक है। हाँ इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाना बिल्कुल सीखेंगे आप, नेक्स्ट सेशन वही है हमारा, ठीक है। और डेक्स के लिए भाई एक्सक्यूज़ है, डेक्स के लिए देखो चाहिए होता है आपको प्रायर एक्सेल का नॉलेज और प्रायर प्रोग्रामिंग का नॉलेज। तो अब क्योंकि इसमें M लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है, तो हमारे बहुत सारे कोलीग्स ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि पावर क्वेरी में कोडिंग M लैंग्वेज में होती है, ठीक है। बहुत सारे कोलीग्स ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि डेक्स से बनता क्या है, डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो डेक्स के लिए भाई एक्सक्यूज़ कीजिएगा, बाकी इंटरेक्टिव डैशबोर्ड हम बिल्कुल बनाएंगे। अथर डेटा विजुअलाइजेशन नेक्स्ट क्लास में है ब्रो। देखो यार मुझे एक बात बताओ, हमेशा तुम्हें क्लीन डेटा नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। और यकीन मानो विजुअलाइजेशन करना ना बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, उसमें तुम्हें मज़ा आएगा, लेकिन विजुअलाइजेशन से पहले डेटा की क्वालिटी इंश्योर करनी होती है। अब मैं तुम्हें चलो एक मिसाल देता हूँ कि क्रिकेट का डेटा है, ठीक है, बैट्समैन का।
यार जो बैटर्स नॉट आउट रहे हैं अपनी लास्ट इनिंग में, सही है, तो उनके इनिंग्स के काउंट पे स्टार बना हुआ आ रहा होगा, स्टेरिक बना हुआ आ रहा होगा ना, या जिस बैटर का हाईएस्ट स्कोर है, और हाईएस्ट स्कोर जो उसका हाईएस्ट स्कोर अगर नॉट आउट है तो वहाँ पे भी स्टेरिक बना हुआ आ रहा होगा, कैसे क्लीन करोगे बताओ। तो इसलिए डेटा क्लीनिंग जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था। और फिर देखो हमारे पास क्या होता है कि हम जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले लोग हैं ना, हम काम कर रहे होते हैं फाइनेंशियल डेटा पे, लेकिन हमेशा फाइनेंशियल डेटा नहीं होता। हमारे पास प्रोडक्शन जो है वो भी डेटा फीड कर रहा है ERP में, सेल्स वाले भी डेटा फीड कर रहे हैं, वेयर हाउस वाले मूवमेंट फीड कर रहे हैं स्टॉक की। तो सारा डेटा हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में मिल रहा होता है डेटा। हम उस डेटा को कंबाइन करते हैं, एक जगह पे क्लीन करते हैं, फिर एनालिटिक्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन जो है ना बेटा वो लास्ट स्टेप है, उससे पहले का काम जो है ना वो भी डेटा एनालिसिस का ही हिस्सा है। अच्छा, यार क्लास की फ्रीक्वेंसी में बात करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली तो वीकली ही होगा। ठीक है, और अहमद क्योंकि हम डेक्स नहीं कर रहे तो हमें इतनी ज़्यादा क्लासेस की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, प्लस ये कि हमें ज़्यादा क्लासेस की ज़रूरत उस वक्त हो कि हम प्रैक्टिस भी करवा रहे हों साथ साथ ना आपको, कि भाई मैं रुक जाऊं कि ये बताया, अच्छा अभी ये परफॉर्म करो, तो जब तक आप नहीं करो मैं रुका रहा हूँ, उसके लिए फिर हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो लेकिन हम तो डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल पे चल रहे हैं ना, कि मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करते रहना है और आपने साथ साथ प्रैक्टिस करती रहना है। अब जैसे पावर क्वेरी की जो यूज़र इंटरफेस वाले टूल्स हैं हमने वो तकरीबन आज कवर कर लिए। हालांकि पावर क्वेरी जो है ना इटसेल्फ मैं आपको बताऊं, अगर पूरा पावर क्वेरी करवाया जाए तो ये 30 आवर्स से ज़्यादा का कोर्स है सिर्फ पावर क्वेरी। ठीक है, तो हम इस तरह चलेंगे। अच्छा, लेक्चर्स अवेलेबल नहीं हो तो पावर BI कहाँ से सीख सकते हैं? यार देखो ये तो तब सवाल करना कि लेक्चर्स अवेलेबल नहीं हो। तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि अभी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन है तो भाई अच्छा गुमान ही रखो ना। बाकी जनरली सीखना है तो भाई यूट्यूब से सीख लो, फिर यूट्यूब पे सबसे अच्छे सोर्सेज होते हैं। ठीक है भाई, कोई और प्रोडक्टिव सवाल, कोई क्लास से रिलेटेड सवाल है तो पूछ लें, और अगर कोई क्लास नहीं है तो सेशन एंड करते हैं फिर। नेक्स्ट क्लास का आपको बता दिया जाएगा ग्रुप पे। चलो ठीक है भाई, टेक केयर, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। हीट वेव चल रही है, स्टे हाइड्रेटेड और टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुदा हाफिज़।